हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अच्छा, हमने कल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमने शुरू किया था और उसमें ना हमने मेन चार बातें हमने मेन देखी थी। एक तो हमने देखा था अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या था, एक फाइन लाइन थी जो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट करती थी। अच्छा, इसके अलावा हमने असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने शुरू किए थे बेटा। और उसमें हमने पहले दो असेंशियल एलिमेंट्स देखे थे, दो पार्टीज का होना जरूरी है और अग्रीमेंट का होना जरूरी है इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम थर्ड असेंशियल एलिमेंट कर रहे हैं, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। चलो बेटा, इसके एग्जाम्पल्स आपको करवाऊंगा, तो मेरी बात ध्यान से समझनी है, साथ साथ लिखना मेरे। थर्ड थर्ड पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पता है, मेरी बात बेटा बहुत ध्यान से सुननी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पता है लॉ क्या कहता है? सुनो सुनो, लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है दो पार्टीज, दो पार्टी जब किसी अग्रीमेंट में एंटर होती है ना, दो पार्टी जब किसी अग्रीमेंट में क्या करती हैं, एंटर, तो दोनों पार्टी किस इंटेंशन के साथ अग्रीमेंट में एंटर हुई हैं, दैट इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों पार्टीज किस मंशा के साथ, किस इंटेंशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हुई एंटर हुई हैं, दैट इंटेंशन इज ऑफ अट मोस्ट इंपॉर्टेंस। तो मैं एक बार दोबारा बोलता हूं, दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में किस इंटेंशन के साथ एंटर हुई हैं, दैट इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है, इंटेंशन ना दो तरह की हो सकती है। देखो, इंटेंशन आपकी दो तरह की हो सकती है। या तो बेटा आपकी इंटेंशन हो सकती है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी पार्टी के साथ एंटर क्यों हुए, आप दूसरी पार्टी के साथ अग्रीमेंट में एंटर क्यों हुए, क्योंकि आप उस पार्टी के साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट में, अग्रीमेंट में एंटर होने का ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, तो या तो आपकी इंटेंशन हो सकती है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, या आपकी इंटेंशन हो सकती है सोशल या डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्रिएट करने की, जिसे आप ना सिंपल वर्ड्स में व्यवहारिक संबंध कह सकते हो। सोशल यानी डोमेस्टिक रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ, व्यवहारिक संबंध। मैं भी आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, फिलहाल मेरी बात सुनना। तो पता है, अग्रीमेंट में, सुनो, अग्रीमेंट में एंटर होने की इंटेंशन या तो हो सकती है आपकी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, या आपकी इंटेंशन हो सकती है टू क्रिएट सोशल ऑब्लिक डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब आप मुझसे पूछोगे क्या सर ये सोशल और डोमेस्टिक रिलेशनशिप एक ही बात होती है? मैं कहूंगा बेटा बात एक ही है, लेकिन सोशल वर्ड जनरली यूज किया जाता है, जैसे आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ वर्ड सोशल आएगा, और फैमिली के साथ वर्ड आता है डोमेस्टिक। बात एक ही है, लेकिन जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे फादर सन इन्वॉल्व है, मदर डॉटर इन्वॉल्व है,
तो ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। अगर फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, रिलेटिव्स इन्वॉल्व हैं, तो दैट इज नोन एज सोशल रिलेशनशिप। फिलहाल मेरी एक बात सुनो। उन्होंने कहा अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की इंटेंशन आपकी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की है, अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा उसे? कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की है। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं है, सिर्फ सोशल या डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्रिएट करने की है, तो याद रखना उसे कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाता। नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। तो उसे कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। बात बताओ, समझ आई? वो सिर्फ क्या कहलाएगा? वो सिर्फ एक अग्रीमेंट कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सिर्फ क्या कहलाएगा वो? अग्रीमेंट। उसे कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा नहीं मिलेगा बेटा। तो मेरे को एक बात बताओ, आपकी इंटेंशन अग्रीमेंट में एंटर होने की क्या होनी चाहिए? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। अगर आपकी इंटेंशन बेटा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की है, तो आपके अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं है, तो याद रखना बेटा आपके अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ एक अग्रीमेंट ही रहेगा। और क्योंकि अग्रीमेंट है, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अपने आप सोचो ना भाई, जब लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगी तभी तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा ना बेटा। तभी तो लॉ के पास जाके आप एक्शन ले पाओगे जब लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगी। याद रखना, अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रही है, सोशल यानी डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, तो नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। उस केस में आप लीगल एक्शन दूसरी पार्टी के अगेंस्ट नहीं ले पाओगे बच्चे। ठीक है, कॉपी करो पहले, फिर मैं आपको ना इसके एग्जांपल्स देना शुरू करता हूं। कॉपी करो। ठीक है बेटा, ध्यान रखना पार्टीज का इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का है, तब तो उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा एंड इट विल बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। लेकिन अगर उनका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं है, सिर्फ एक सोशल डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्रिएट करने का है, व्यवहारिक संबंध क्रिएट करने का है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता बेटा। और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और पता है, इस टाइप की चीजें ना हमारे ना रोजमर्रा की जिंदगी में होती रहती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबके घरों का ये सेम केस है। ये देखो, सबके घरों में होता है। देखो, अज्यूम करो फादर है और सन है। देखो, पता है अब कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को एंकरेज करने के लिए, ताकि वो एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करे, उन्हें कुछ गिफ्ट का लालच दे देते हैं। जैसे फादर ने अपने सन से कहा कि अगर तू 12th क्लास में, +2 में मोर देन 90% अगर तू स्कोर करता है, कितना? मोर देन 90% अगर तू स्कोर करता है, तो मैं तुझे एक लेटेस्ट बाइक मैं गिफ्ट करूंगा तेरे को। तो मेरे को बताओ, फादर ने सन से प्रॉमिस क्या किया? इफ यू स्कोर मोर देन 90% इन +2,
आई विल गिफ्ट यू अ बाइक। ठीक है, अब सुनो। सन के मुंह में लालच आ गया बाइक का नाम सुन के। उसने फादर का ये ऑफर क्या कर लिया, एक्सेप्ट। उसने कहा ठीक है। दिन रात जी तोड़ मेहनत करी उसने, और उसके एग्जाम्स में ना 90% से ऊपर आ गए 12th में। अब जिस दिन रिजल्ट आया, वो अपने फादर के पास गया। ठीक है, सन गया अपने फादर के पास पापा को याद दिलाने। पापा, आपको याद है आपने मुझसे एग्जाम से पहले एक वादा किया था। फादर ने क्या कहा, बेटा कौन सा वादा, याद नहीं आ रहा। पापा ने कहा, सन ने कहा कि पापा आपने कहा था बाइक गिफ्ट करूंगा अगर 90% से ऊपर मार्क्स आते हैं। फादर कह रहा, अच्छा ऐसा कोई वादा मैंने करा था? यानी सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बोलूं, फादर ने सन को बाइक दिलाने से कर दिया मना। फादर को तो याद भी नहीं आ रहा कि उसने ऐसा कोई प्रॉमिस किया भी था। तो यहां पर लिखो, फादर रिफ्यूजेस टू गिफ्ट बाइक टू सन। फादर ने सन को बाइक देने से बेटा क्या कर दिया, मना। क्लियर हुआ? अब क्या हुआ, सन हो गया आग बबूला। उसने कहा भैया 3 महीने से दिन रात पढ़ाई करी, 90% लाया, किसके लिए, बाइक के लिए। और फादर ने वही बाइक गिफ्ट करने से क्या कर दिया, मना। इतना गुस्सा चढ़ा, पहुंच गया कोर्ट। कोर्ट में जाके उसने अपने फादर को क्या कर दिया बेटा, स्यू कर दिया। कोर्ट में जाके उसने फादर को क्या कर दिया, स्यू। आपको पता है, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। कोर्ट ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। कोर्ट ने पता है सन से क्या कहा? कोर्ट ने कहा सन से, ध्यान से सुनना फिर लिखते हैं। कोर्ट ने सन से कहा, इस तरह के अग्रीमेंट्स, इस तरह के अग्रीमेंट्स फादर और सन के बीच के लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते हैं। इस तरह के अग्रीमेंट्स फादर और सन के बीच के सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या करते हैं, क्रिएट। मैंने कहा था ना, फैमिली मेंबर्स के बीच में होगी तो डोमेस्टिक है, दोस्तों यारों के साथ होगी तो सोशल है। तो कोर्ट ने क्या कहा, इस तरह के अग्रीमेंट्स फादर और सन के बीच में कौन सी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते। ये अग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ बेटा कौन सी रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। और क्योंकि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ना। अब जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और जब एनफोर्सिएबल ही नहीं है तो आप अपने फादर के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो मेरे को बताओ कोर्ट का डिसीजन क्या आया, दीज टाइप ऑफ agreements, these type of agreements between father and son only create a only create a domestic relationship, only create a domestic relationship. these agreements these agreements do not create legal relationship. These agreements
डू नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और याद रखना, जब लीगल रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं हो रही है तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं ना। और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब सन चाह के भी अपने फादर के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। चलो बेटे कॉपी करो, सिंपल सा। फिर एक और एग्जांपल आपको देता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। देखो, कॉपी कर लो पहले इतना। याद रखना, फादर और सन के बीच के इस टाइप के अग्रीमेंट्स कौन सी रिलेशनशिप बेटे क्रिएट करते हैं? डोमेस्टिक रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते हैं, इसीलिए ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो सन चाह के भी अपने फादर के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। कराओ बेटा एक और एग्जांपल। देखो, लिखो बच्चे मेरे साथ साथ एक और एग्जांपल। देखो, ए और बी। ये जो बी है ना, ये एस फ्रेंड है, ठीक है? तो दोनों फ्रेंड्स हैं। अच्छा सुनो, अब हुआ क्या, बी के ना सन की वेडिंग है। बी के सन की वेडिंग है। तो पता है बी ना अपने सन की वेडिंग में ए को इनवाइट करने के लिए पहुंचा। तो बी ने ए को इनविटेशन दिया टू अटेंड his son's wedding, to attend his son's wedding। तो बी ने ए को इनविटेशन दिया है कि क्या तुम मेरे सन की वेडिंग पे आना पसंद करोगे? ए ने ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट। ठीक है। अब हुआ क्या, सुनो, अब हुआ क्या, जिस दिन सन की वेडिंग थी, ए किसी वजह से जा नहीं पाया। तो ए फेल्स टू अटेंड बीस सन्स वेडिंग। ए फेल्स टू अटेंड बी सन्स वेडिंग। तो वो बी की सन की वेडिंग में जा नहीं पाया। अब हुआ क्या, बी को महसूस हुई इंसल्ट। बी ने कहा, एक तो इतनी दूर जाके इसको इनवाइट करा, ठीक है, ये आया नहीं, ठीक है, तो उसे तो महसूस हुई इंसल्ट। और वो ए के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, बताओ बेटा कहां पहुंच गया वो पहुंच गया कोर्ट। उसने ए के खिलाफ क्या ले लिया बेटा? एक्शन। और वो पहुंच गया कोर्ट। उसने कोर्ट में जाके ए को, बताओ बेटा, क्या कर दिया? स्यू। अब फिर से हमें बात करनी है कि कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। कोर्ट ने यहां पर बेटा क्या कहा? कोर्ट का डिसीजन क्या आया? फिर से वही बात बेटा कोर्ट ने कही, इस तरह के अग्रीमेंट्स दोस्तों के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते हैं। इस तरह के अग्रीमेंट्स दोस्तों के बीच में सिर्फ और सिर्फ सोशल रिलेशनशिप क्या करते हैं? क्रिएट। अब जब लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो ही नहीं रही तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं ना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसका मतलब इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब बी चाह के भी ए के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले नहीं पाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, कोर्ट का डिसीजन क्या था? Court held that these types of agreements, these type of agreements between A and B do not create
डू नॉट क्रिएट लीगल relationship. These type of agreements between A and B do not create legal relationship. They only create a social relationship. They only create a social relationship. Hence agreement agreement between A and B cannot be termed as a contract. Hence, agreement between A and B cannot be termed as a contract. और जब बच्चे contract नहीं है तो it is not enforceable in the court of law. और B चाह के भी A के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता. आप ना एक लॉजिकल बात है बेटा जो आप खुद सोच सकते हो. आप सोच के देखो, अगर कोर्ट इस तरह के मैटर्स हैंडल करने लग गया तो समझ के चलना फाइलों का ढेर कोर्ट के पास लग जाएगा और असली के जो केस है ना उनके लिए कोर्ट के पास टाइम नहीं बचेगा. तो कोर्ट कहता है भैया इन छोटे मोटे मामलों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है. इस तरह के अग्रीमेंट्स लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते हैं. ये अग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ सोशल या डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे. पक्का? चलो बच्चे कॉपी कर लो. अभी मैं आपको ना इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत वैलिड एक केस हुआ था, लैंडमार्क जजमेंट था, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, कॉपी करो पहले इतना. कर लिया बेटा सबने कॉपी? कॉपी कर लो. कॉपी कर लो. चलो बात करें बेटा. सुनो, केस का नाम क्या था? केस का नाम था बाल्फर वर्सेस बाल्फर. केस का नाम था बाल्फर वर्सेस बाल्फर. पता है थोड़ा सा ये बात ना छोटी सी, मतलब वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है लेकिन नॉलेज होनी चाहिए आपको. केस में ना हमेशा दो पार्टीज होती हैं. दो पार्टीज कौन? एक वो जो केस करता है, ठीक है, और एक वो जो अपने आप को डिफेंड करता है. ठीक है, तो एक तो वो है जो केस कर रहा है, ठीक है, और दूसरा वो जो अपना बचाव कर रहा है. जो केस करता है ना दैट इज नोन एज प्लेंटिफ. ठीक है, और जिसके ऊपर केस किया जाता है जो अपना बचाव कर रहा है उसको हम कहते हैं डिफेंडेंट. और पता है एक बात याद रखना, केस लॉ में ना प्लेंटिफ का नाम हमेशा पहले आता है और डिफेंडेंट का नाम हमेशा बाद में आता है. तो मुझे इसमें बताओ, ये जो पहला नाम है बाल्फर वर्सेस बाल्फर, तो ये पहला नाम किसका होगा? प्लेंटिफ का, जिसने केस किया है, और जिसके ऊपर केस किया गया है वो भी बाल्फर है. इसे हम कहेंगे डिफेंडेंट, जो अपना बचाव कर रहा है. तो याद रखना, जिसने केस किया है ही इज नोन एज प्लेंटिफ और उसका नाम हमेशा पहले आता है बेटा, और जिसके ऊपर केस किया गया है जो अपना बचाव कर रहा है उसे हम कहते हैं डिफेंडेंट. ठीक है, उसका नाम हमेशा बेटा बाद में आता है.
और आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर इस वाले केस में जिसने केस किया है उसका भी नाम बाल्फर और जिसके ऊपर केस किया गया है उसका भी नाम बाल्फर। ऐसा क्यों, नाम सेम कैसे है? तो बेटा ये ना केस हस्बैंड वर्सेस वाइफ का है, इसलिए दोनों के जो नाम है ना, इनफैक्ट दोनों की जो कास्ट है वो दोनों की कास्ट क्या है, सेम है। हस्बैंड और वाइफ के बीच का ये केस है, इसीलिए नाम इस केस का बाल्फर वर्सेस बाल्फर है। ठीक है बेटा, चलो अब हुआ क्या था इस केस में वो हम डिस्कस करेंगे। लिख लो केस का नाम, ये लिख लो पहले, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। याद रखना प्लेंटिफ कौन हुआ, जिसने केस किया है उसका नाम हमेशा पहले आएगा, और जिसके ऊपर केस किया गया है, जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, जो अपना बचाव कर रहा है, उसका नाम हमेशा बचे बाद में आएगा। चलो समझना शुरू करें इस केस में हुआ क्या था। देखो बेटा, बेटा इस केस में क्या हुआ था, एक हस्बैंड था, हस्बैंड, और एक थी उसकी वाइफ। सुनना आप ध्यान से, एक हस्बैंड था और एक वाइफ था। पता है हुआ क्या, हस्बैंड ना, हस्बैंड अपनी जॉब के सिलसिले में ना देश से बाहर जा रहा था, उसकी कहीं जॉब लगी थी अब्रॉड, तो वो जॉब के सिलसिले में देश से बाहर उसे जाना पड़ रहा था। अब उसके जाने के समय पे ना उसकी जो वाइफ है उसे थोड़ी सी टेंशन होने लगी। किस बात की टेंशन, कि हस्बैंड के पीछे उसका घर कैसे चलेगा, घर खर्च मीट आउट कैसे होगा। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अब्रॉड रह के भी तुम्हें हर महीने तुम्हारे घर खर्च के लिए इतना पैसा देता रहूंगा। तो सुनो, हस्बैंड ने वाइफ से कहा, हस्बैंड ने वाइफ से कहा, आई प्रॉमिस टू पे रुपीस, से फॉर एग्जाम्पल मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, ₹25,000 पर मंथ टू यू फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हर महीने 25,000 रुपए देता रहूंगा। किस लिए, फॉर योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ताकि इस पैसे से तुम अपना घर मीट आउट करते रहो। ठीक है, तुम्हें घर खर्च, घर चलाने में कोई दिक्कत ना हो। अब क्या हुआ, कुछ महीनों तक हस्बैंड ने वाइफ को पैसा भेजा, कुछ महीनों तक, लेकिन उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर हस्बैंड ने वाइफ को बेटा पैसा भेजना बंद कर दिया। तो यहां पर लिखो, हस्बैंड स्टॉप्स सेंडिंग मनी टू वाइफ आफ्टर फ्यू मंथ्स। तो कुछ महीनों के बाद हस्बैंड ने वाइफ को पैसा भेजना कर दिया बंद। बात समझ आई बेटा सबको? अब क्या हुआ, वाइफ को घर चलाने में बेटा आने लगी दिक्कत, दिक्कत आने लगी। तो उसने क्या करा, वो गई कोर्ट में, वो गई कोर्ट में, कोर्ट में जाके उसने, कोर्ट में जाके वाइफ ने बेटा हस्बैंड को कर दिया स्यू।
कोर्ट में जाके वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया, हस्बैंड को कर दिया स्यू। बात समझ आई बेटा सबको? पक्का पूरा केस कॉपी करो यहां तक, फिर हम आगे की बात करते हैं। कॉपी कर लो। फिर हम बात करते हैं यहां पर इस केस में कोर्ट का डिसीजन क्या था, कोर्ट्स वर्डिक्ट क्या था, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था इस केस में, कोर्ट का फैसला क्या था। पता है, अब सुनो सुनो मेरी बात सुनना इस केस में। पता है कोर्ट ने ना वाइफ से कुछ सवाल पूछे, बात सुनना सब ध्यान से। कोर्ट ने वाइफ से कुछ सवाल पूछे। क्या क्या सवाल सुनो। कोर्ट ने वाइफ से पूछा कि एक बात बताओ, क्या तुम्हारे बीच में अग्रीमेंट राइटिंग में हुआ था, लिखित? क्या अग्रीमेंट हुआ था? वाइफ ने कहा नहीं, उसने तो बस अपनी जबान दी थी मुझे, ओरल प्रॉमिस किया था। चलो, तो इसका मतलब अग्रीमेंट राइटिंग में नहीं हुआ। अच्छा, फिर कोर्ट ने पूछा एक बार बताओ, क्या तुमने इस अग्रीमेंट को रजिस्टर करवाया था? कोर्ट में आके क्या तुमने अग्रीमेंट रजिस्टर करवाया? उसने कहा जब राइटिंग में नहीं हुआ तो रजिस्टर का तो मतलब ही नहीं उठता ना, ओरल अग्रीमेंट रजिस्टर कैसे होगा? थर्ड थर्ड मैं सिर्फ ना ये कुछ बातें आपसे कर रहा हूं। क्या तुमने ये अग्रीमेंट, इस अग्रीमेंट पे किसी विटनेसेस के कोई दस्तखत वगैरह करवाए थे, कोई स्टैंप पेपर? बात समझना, मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। आपने कोई अग्रीमेंट स्टैंप पेपर वगैरह पे किया था क्या? तो बेसिकली कोर्ट क्या पूछ रहा है, क्या अग्रीमेंट राइटिंग में किया था, रजिस्टर करवाया था, विटनेसेस के कोई दस्तखत करवाए थे, स्टैंप पेपर पे किया था, कुछ इस इनमें से कोई भी चीज करी हो? मिसेज ए ने कहा, मिस वो जो वाइफ थी उसने कहा नहीं, प्रॉमिस तो ओरल था, तो राइटिंग में रजिस्टर्ड विटनेसेस के सिग्नेचर स्टैंप पेपर पे होने का तो मतलब ही नहीं, ओरल प्रॉमिस था। तो वाइफ ने कहा वो प्रॉमिस क्या था, ओरल था। ये सब कुछ भी चीजें ना राइटिंग में था, ना रजिस्टर्ड था, ना विटनेसेस के कोई सिग्नेचर हैं, ना स्टैंप पेपर वगैरह कुछ है, प्रॉमिस तो ओरल था। तो कोर्ट ने पता है क्या बोला? कोर्ट ने बोला फिर हम ये कैसे मान लें कि आप दोनों की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की थी? भाई एक बात बताओ, अगर तुम दोनों की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होती तो पता है तुम क्या करते? पहले खरीदते, सुनो, पहले खरीदते एक स्टैंप पेपर, ठीक है, उस पे राइटिंग में आप अग्रीमेंट करते, उसे कोर्ट में रजिस्टर करवाते, उस पे दो गवाहों के दस्तखत करवाते। अगर आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होती तो हम कैसे मान लें कि आप दोनों की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की है? देखो, आपको यह बात प्रूव करनी पड़ेगी, प्रूव मी कि आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की थी। ना आपने स्टैंप पेपर लिया, ना उस पर राइटिंग में कोई अग्रीमेंट करा, ना रजिस्टर करवाया, ना विटनेसेस के सिग्नेचर हैं, ना तुम्हारे हस्बैंड का सिग्नेचर है, ना तुम्हारा सिग्नेचर है। हम कैसे मान लें कि तुम्हारी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की थी? बच्चे, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्रूव कि आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की थी। कोई तो सबूत दो जिससे कोर्ट को पता चले कि आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की है। तो मेरी बात सुनो, कोर्ट ने क्या कहा?
court held that intention of parties was not to create was not to create legal relationship. Instead, it is merely a domestic relationship. It is merely a domestic relationship, which is which is not enforceable, which is not enforceable in court of law, which is not enforceable in court of law. तो बेटा कोर्ट ने वाइफ से बस एक सवाल पूछा कि हमें बस इतना प्रूफ कर दो कि आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की है। क्या स्टैम्प पेपर लिया, क्या उस पर राइटिंग में अग्रीमेंट किया, क्या रजिस्टर करवाया, क्या विटनेसेस के सिग्नेचर करवाए, क्या तुम्हारा सिग्नेचर है, क्या तुम्हारे हस्बैंड का सिग्नेचर है, कुछ तो प्रूफ दो ना, जिससे हमें यह पता चले कि तुम लोगों की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की थी। क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि इस तरह की रिलेशनशिप, इस तरह के अग्रीमेंट लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, विच इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। पक्का बताओ बच्चे, पूरा केस ये वाला क्लियर हुआ हमारा, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। कॉपी कर लो पहले से, कॉपी कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है ये आपका, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। ठीक है ना। तो एक बार सम अप कर दूं ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहता है, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या कहता है ये वाला पॉइंट? पता है ये वाला पॉइंट कहता है कि पार्टीज का, दोनों पार्टीज का इंटेंशन, उनकी मंशा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होनी चाहिए। अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की है, तब तो हम उस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर उनकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं है, तो याद रखना उसे उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। वो क्या रहेगा? एक अग्रीमेंट। और क्योंकि अग्रीमेंट है, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। पक्का बताओ बेटा, क्लियर हुआ ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका, इंपॉर्टेंट केस था ये आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा इस पे। बच्चों इंपॉर्टेंट लिख लेना केस लॉ पे, बाल्फर वर्सेस बाल्फर का जो केस है, ना इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, बाल्फर वर्सेस बाल्फर आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलो बच्चे आज के लिए काफी है इतना। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।